नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में स्वागत है। क्लास 11th का टॉपिक कर रहे हैं हम अध्याय 8 द्विपद प्रमेय और ये आज पार्ट सेकंड है। इससे पहले के पार्ट में हमने द्विपद प्रसार के बारे में जाना था, उसकी विशेषताओं के बारे में, द्विपद गुणाकों के बारे में, और उसके बाद में हमने 8.1 के क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल भी किए थे। आज इस पार्ट के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 8.2 और 8th मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले भाग में हमने द्विपद प्रसार का अध्ययन किया जो कि निम्न है: a प्लस बी की होल पावर n और इसकी वैल्यू nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a की घात n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस एन सो ऑन। इस प्रकार से सेकेंड लास्ट टर्म हमारे पास में आएगी एन सी एन माइनस 1 ए इंटू बी की घात n माइनस 1 प्लस एन सी एन बी की घात n। इस प्रसार में ये जो nc0 nc1 nc2 ये द्विपद गुणाक कहलाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही a और b की घातों का जोड़ है वो a प्लस बी की होल पावर के इक्वल होता है, जो यहाँ हमें दी गई है। n है यहाँ हमारे पास में, तो प्रत्येक पद में a और b की घातों का जोड़ हमारे पास n होगा, ठीक है। इसी के साथ ही a की घात है वो n से शुरू होकर एक एक क्रम से घटती जाती है और b की घात है वो एक एक क्रम से बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ देखिए a की घात n है और यहाँ अगले टर्म में a की घात 1 कम हो गई और b की घात 1 बढ़ गई, ठीक है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट टर्म के अंदर a की घात 1 और कम हो गई, ठीक है, और b की घात 1 बढ़कर यहाँ हमारे पास में 2 हो गई, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई टर्म पूछ लेता है बीच की, तो उस टर्म को ज्ञात करने के लिए हम इस द्विपद प्रसार के इस पार्ट के अंदर निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम व्यापक पद ज्ञात करेंगे। अब व्यापक पद जनरल टर्म जिसे हम कहते हैं, तो ये जैसे मान लीजिएगा इस पर प्रसार दे दिया हमें कोई और उसमें कह दिया कि आप 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम उसका प्रसार नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी टर्म हो जाएगी तो एक्सपेंशन करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा फार्मूला ड्राइव कर लेंगे जिसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है। तो हम जिसे व्यापक पद कहेंगे। फिर हम इस प्रसार का कई बार हमें मध्य पद ज्ञात करना होगा, तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम जब n की वैल्यू सम होगी तो मध्य पद एक ही टर्म होती है, और जब n की वैल्यू विषम होगी तो 2 मध्य पद होंगे, तो उन पदों को ज्ञात भी करना होगा, ठीक है। तो हम व्यापक पद की हेल्प से मध्य पद भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। और कुछ विशेष घात के पद, जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि हाँ जी x की पावर 15 x की और y की स्क्वायर है, ये वाला पद है, वो कौन से वाला पद होगा, वो पद ज्ञात कीजिए या उसका गुणाक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमें कुछ विशेष घातों के पद भी ज्ञात करने होंगे, ठीक है। और उसके पश्चात हम प्रश्नावली 8.2 और 8th के अनेक उदाहरण और प्रश्न भी सरल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम व्यापक पद ज्ञात करते हैं। व्यापक पद हम प्रसार का फिर से अध्ययन करते हैं। a प्लस बी की होल पावर n का जो प्रसार है हमारे पास में nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n माइनस 1 इंटू बी, nc2 a की घात n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास में सेकेंड लास्ट टर्म ncn माइनस 1 a इंटू बी की घात n माइनस 1 प्लस ncn b की घात n, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये पहला पद है। पहले पद के अंदर यहाँ 0 आ रहा है और दूसरा पद है ये, ठीक है, nc1 a की घात n माइनस 1 b। तो यहाँ दूसरा पद है तो मेरे पास में यहाँ दूसरे पद से एक कम यानी कि 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तीसरा पद है तो यहाँ 2 आ रहा है मेरे पास में। तो मैं जब r प्लस 1वां पद लिखूंगा तो यहाँ मेरे पास में ncr आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 2 है तो a की घात उतनी कम हो रही है n में से और b की घात उतनी आ गई हमारे पास में। जैसे 2 है तो a की घात n माइनस 2 और b का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा nc 1 है तो यहाँ a की घात n माइनस 1 और b की घात 1 है, ठीक है। जो यानी कि जो टर्म यहाँ आएगी मेरे पास में a की पावर n में से उतना ही कम करना है हमने और b की घात उतनी ही ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस प्रसार का हम अवलोकन करके पाते हैं कि a प्लस बी की होल पावर n के द्विपद प्रसार में हमने देखा कि पहला पद nc0 a की घात n है, दूसरा पद nc1 a की घात n माइनस 1 इंटू बी है, और तीसरा पद nc2 a की घात n माइनस 2 बी स्क्वायर है। और इसी प्रकार से आगे के पद हैं। इन उत्तरोत्तर पदों के प्रतिरूपों में हम कह सकते हैं कि r प्लस 1वां पद है वो ncr a की घात n माइनस r और b की घात r है। a प्लस बी की होल पावर n का r प्लस 1वां पद व्यापक पद या जनरल टर्म कहलाता है। इसे हम tr प्लस 1 द्वारा लिखते हैं।
अतः प्रारंभ से r+1वां पद हमारे पास में होगा tr+1 इज इक्वल टू NCr a की घात n-r और b की घात r। ये व्यापक पद कहलाता है, ठीक है। और इस व्यापक पद में जैसे मान लो हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो हम r की वैल्यू यहाँ 4 रख देंगे तो t5 बन जाएगा, ठीक है। तो हम r का मान 4 रखकर 5वां पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो इसके लिए हम r की वैल्यू 9 रखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर मान लो हमें ये कह दिया गया कि आप कुछ विशेष घात का पद ज्ञात कीजिए, जैसे a की घात 5 और b की घात 7 ऐसा कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तुलना कर लेंगे इनसे, ठीक है। इस टर्म से तुलना करके r हम एक ऐसा सूटेबल r की गणना करेंगे या वैल्यू निकालेंगे और वो पुट करके हम वो उस विशेष घात का पद भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हमें अंत से r+1वां पद ज्ञात करना होगा, अतः अंत से r+1वां पद प्रारंभ से n+r-1वां पद होता है, ठीक है। अंतिम से हमें r+1वां पद ज्ञात करने के लिए हम प्रारंभ से n+1-r वां पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो मध्य पद इसके बाद में हमारा टॉपिक है a+b की होल पावर n के प्रसार के मध्य पद के बारे में हम पाते हैं यदि n एक सम संख्या है, ठीक है, तो प्रसार में पदों की संख्या n+1 होगी, ठीक है। क्योंकि n एक सम संख्या है इसलिए n+1 एक विषम संख्या होगी, इसलिए मध्य पद हमारे पास में होगा n+2/2वां पद मध्य पद है, ठीक है। n हमारे पास सम संख्या तो हमारे पास में केवल एक ही मध्य पद आएगा और वो कौन सा होगा, n+2/2वां पद। जैसे यहाँ हमारे पास में x+2y की होल पावर 8 दी गई है, यहाँ 8 है, ये एक सम संख्या है, सम संख्या है तो हम इसका मध्य पद लिखेंगे n+2/2y, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 8 है, तो 8+2/2 यानी कि 5, अर्थात 5वां पद यहाँ मध्य पद है, ठीक है। यदि n एक विषम संख्या है तो n+1 एक सम संख्या होगी और सम संख्या होने पर हमारे पास में 2 मध्य पद प्राप्त होंगे, ठीक है। तो 2 मध्य पद कौन कौन से होंगे, एक तो n+1/2वां पद और एक n+3/2वां पद, ये 2 मध्य पद होंगे। तो ध्यान देना आपने कि जब a+b की होल पावर n इस n पर निर्भर करता है, अगर ये इवन संख्या है, सम संख्या है, तो a की मध्य पद आएगा वो कौन सा, n+2/2वां पद आएगा। और n अगर यहाँ विषम संख्या है तो 2 मध्य पद आएंगे, कौन कौन से, एक तो n+1/2वां और एक n+3/2वां पद। जैसे देखिएगा यहाँ 2x - y की होल पावर 7 के प्रसार में 2 मध्य पद है, वो कौन कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ 7 एक विषम संख्या है, एक 7 + 1/2 यानी कि 4वां अर्थात चौथा पद, और 7 + 3/2 यानी कि 5वां अर्थात 5वां पद मध्य पद है, ठीक है। यहाँ में 2 मध्य पद प्राप्त हो गए। अब हम उदाहरण संख्या 5 सरल करते हैं, जिसमें कहा गया यदि 2 + a की घात 50 के प्रसार का 17वां और 18वां पद समान है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ में 17वां और 18वां पद समान दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x + y की होल पावर n के द्विपद प्रसार में व्यापक पद ये लिखते हैं, और ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है x + y की होल पावर n का व्यापक पद tr+1 NCr x की घात n-r और y की घात r। यहाँ देखिएगा तुलना कर लेते हैं हम x + y की होल पावर n और 2 + a की घात 50, ठीक है। हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि n का मान तो 50 है, x की जगह हमने 2 रखना और y की जगह हमने a रखना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर पुट करेंगे और 17वें पद के लिए हमें क्या करना होगा, 17वें पद के लिए हमें r का मान 16 रखना होगा, ठीक है। तो जैसे देखिएगा r का मान 16 रखेंगे तब ये 17वां पद आएगा हमारे पास में। तो हम ऐसा करते हैं, इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो t17 का मान आ जाएगा हमारे पास में, n का मान कितना था 50 c 16, ठीक है। r का मान हमने 16 लिखा और x की जगह हमने कितना लिखना है 2 की घात n - r यानी कि 50 - 16 और a की घात 16। इसे सरल कर लेते हैं तो हम पाते हैं 17वां पद हमारे पास में है 50 c 16, 2 की घात 34 और a की घात 16। इसी प्रकार से जब हमने 18वां पद ज्ञात करना है तो हम r का मान रखेंगे 17, ठीक है। तो t18 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में = 50 c 17, 2 की घात 50 - 17 और a की घात 17, जिसे सरल करने पर हमारे पास में आएगा
50 से 17, 2 की घात 33 और a की घात 17। अभी प्रश्न में हमें कहा गया है 17वां और 18वां पद समान है, तो हम इनको बराबर रख लेते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात है t17 और t18 की वैल्यू इक्वल है, इसलिए t17 की वैल्यू रखी हमने 50 से 16, 2 की घात 34, a की घात 16 इज इक्वल टू 50 से 17, 2 की घात 33 और a की घात 17। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 की पावर 34 आ रही है और इक्वल राइट साइड के अंदर 2 की घात 33 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक 2 बच जाएगा। ठीक है, एक घात ज़्यादा इधर, यहाँ एक 2 बच जाएगा, और a की घात यहाँ 16 है और राइट हैंड साइड के अंदर a की घात 17 है, तो राइट हैंड साइड में एक a बच जाएगा और ये टर्म अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 50 से 16 तो इधर था ही, और ये 50 से 17 अपॉन में आ गया और इधर एक 2 भी बचा और राइट हैंड साइड में a बच गया। ठीक है, इसको सरल करके हम a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले 50 से 16 की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि NCR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर या फैक्टोरियल r। ठीक है, तो यहाँ फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 50 माइनस 16 और फैक्टोरियल 16 इंटू अपॉन में 50 से 17 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 50 और ये जो अपॉन में आना था वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल 50 माइनस 17 इंटू फैक्टोरियल 17 और इंटू के अंदर एक 2 पड़ा है इज इक्वल टू a। इसे आगे सरल किया हमने, हमें प्राप्त हुए फैक्टोरियल 50 एज इट इज़, और ये 50 माइनस 16 यानी कि 34 का फैक्टोरियल हो गया और ये आगे 16 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार से यहाँ 50 माइनस 17 है और इसको सरल करने पर हमारे पास में फैक्टोरियल 33 प्राप्त हो गया और फैक्टोरियल 17 है और अपॉन में फैक्टोरियल 50। अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल जो 17 हैं, ठीक है, अगर मैं फैक्टोरियल 17 में से 17 को बाहर लूँ तो फैक्टोरियल एक कम हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ फैक्टोरियल 34 है, अगर मैं इसमें से 34 बाहर लेता हूँ तो फैक्टोरियल 33 रह जाएगा और वो इससे कैंसिल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म के अंदर हमने ऐसा ही किया कि ये फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 33 एज इट इज़, और यहाँ 17 हमने अलग किया तो फैक्टोरियल 16 हो गया, और यहाँ से हमने 34 अलग किया तो फैक्टोरियल 33 रह गया। अब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ये वाली इससे टर्म कैंसिल हो गई, फैक्टोरियल 16 से फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 कैंसिल हो गया, और ऊपर जो न्यूमिनेटर में मेरे पास में 17 इंटू 2 बचेगा, 17 2 34 से 34 कैंसिल हो गया, यानी कि पूरी टर्म कैंसिल होकर 1 बन गया, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई और हमने a का ही मान ज्ञात करना था। हमारा प्रश्न पूरा हुआ। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण संख्या 6 में हमें कहता है, दिखाइए कि 1 प्लस एक्स की पावर 2n के प्रसार में मध्य पद है 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n इंटू 2 की घात n एंड x की घात n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ये हमने मध्य पद इसका सिद्ध करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2n, ये 2n मेरे पास में एक सम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या होती है तो मध्य पद है वो एक ही पद होता है, और वो मेरे पास में होता है n प्लस 2/2वां पद। ठीक है, तो यहाँ n की जगह 2n है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2n एक सम संख्या है, इसलिए 1 प्लस एक्स की घात 2n का मध्य पद 2n प्लस 2 अपॉन में 2वां पद होगा। ठीक है, यहाँ हमने 2n लिया क्योंकि यहाँ घात के अंदर 2n ही दिया गया है। ठीक है, तो 2n प्लस 2 अपॉन में 2, तो इसको सरल किया तो हम पाते हैं कि ये n प्लस 1 बन गया, अर्थात n प्लस 1वां पद मध्य पद है। तो हम n प्लस 1वां पद लिखेंगे अब। ठीक है, तो n प्लस 1वां पद हमारे पास में होगा 2n/n 1 की घात 2n माइनस n और x की घात n। क्योंकि हम r प्लस 1वां पद लिखते होते हैं तो r की जगह हमने n लिख लिया है, तो हमारे पास में ये n प्लस 1वां पद आ चुका है। ठीक है, और अब हमने इस मध्य पद को ही ज्ञात करना था, इसको आगे सरल कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 1 की घात n बनेगा और 1 की हम कितनी भी पावर करें वो 1 ही रहेगा। इसे आगे सरल करने पर हमारे पास में 2n/n x की घात n प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसका 2n/n है इसकी वैल्यू लिखेंगे, और ये हमारे पास में फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। ठीक है, अब हम फैक्टोरियल 2n को एक्सपेंड कर लेते हैं, और ये वैल्यू कैसे याद करेंगे, तो ये हमारे पास में आएगी 2n और फिर इससे एक कम वाला पद आएगा 2n माइनस 1 और फिर एक और कम हो गया यानी कि 2n माइनस 2, और इस प्रकार से घटते घटते ये मेरे पास में अंत में 4 3 2 1 और अपॉन के अंदर हमारे पास में फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n है और इंटू के अंदर x की पावर n भी है। ठीक है, अब मैं इसे रिवर्स लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास में 1 इंटू 3 इंटू 5 इस प्रकार की टर्म्स दी गई है, तो मैं इसे रिवर्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने इसे रिवर्स में लिखा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन 2n माइनस 2 2n माइनस 1 एंड 2n। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ
तो यहाँ मेरे पास में ये इवन टर्म्स है 1 3 5, तो मैं इसमें से इवन टर्म्स अलग कर लेता हूँ और ऑड टर्म्स अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले तो ऑड टर्म्स लिख ली 1 3, नेक्स्ट 5 आएगी इसके बाद में, और इनमें देखिएगा इनमें से केवल ये तो इवन टर्म है और ये ऑड टर्म है, तो ये ऑड टर्म आ जाएगी, ये इवन है, ये इवन वाले पार्ट्स में चली गई, ठीक है। तो अब देखिएगा इवन टर्म्स जो जो बची 2 4 आगे नेक्स्ट 6 भी आएगा और उसके शायद लास्ट के अंदर हमारे पास में 2n आएगा, ठीक है। ये हमने नहीं लिखा है क्योंकि एंड सोन में चला गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इन सभी के अंदर ये 2 है गुना के अंदर आ रहा है, यहाँ भी 2 गुना में है, यहाँ भी 2 गुना में है, तो अगर मैं इन सब का 2 अलग करूँ तो ये n टर्म्स है, तो 2 की पावर n है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर n अलग होगी, यहाँ बच्चा मेरे पास में 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस प्रकार से ये एंड सोन n बन गया, और ये फैक्टोरियल n बन जाएगा और वो फैक्टोरियल n इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को हमने फैक्टोरियल n लिखा, ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया और 2 की पावर n को हमने इस साइड में लिख लिया, और ये कैंसिल होने के बाद में मेरे पास में ये टर्म आ गई जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है, ये हमने सत्यापित करना था, ठीक है भाई। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, उदाहरण संख्या 7 पे, जिसमें कहा गया x प्लस 2y की घात 9 के प्रसार में x की पावर 6 और y की पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले व्यापक पद लिख लेते हैं। व्यापक पद है मेरे पास में टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9CR x की घात 9 माइनस r और 2y की घात r, ठीक है। तो थोड़ा और सरल कर लेते हैं, हम पाते हैं इसमें, तो यहाँ 2y की घात r था, तो 2 की पावर r अलग कर ली हमने और y की घात r अलग कर ली, ठीक है। तो अभी हमने x की घात 6 और y की पावर 3 का गुणांक निकालना है, तो वो कब आएगा, जब हम यहाँ r का मान अगर हम 3 रखें, ठीक है ना, तो y की घात 3 बन जाएगा और x की घात 6 बन जाएगा। तो टी आर प्लस 1 तथा x की घात 6 y की पावर 3 में x तथा y की घातों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है r बराबर 3। तो r बराबर 3 रखा हमने, तो इसलिए x की घात 6 y की पावर 3 का गुणांक कौन सा आएगा, ये आएगा गुणांक, ठीक है। तो इसमें हमने r की वैल्यू 3 रख दी, तो ये बन गया 9 से 3 और 2 की घात 3, और इसे हम आगे सरल कर लेते हैं। 9 से 3 की वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 बटा में 3 इंटू 2, ठीक है, और इंटू में 2 का क्यूब। इसे आगे सरल करने पर हमारे पास में गुणांक आ गया 672, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण संख्या 8 में हमें कहता है x प्लस a की घात n के द्विपद प्रसार के दूसरे, तीसरे और चौथे पद क्रमशः 240, 720 और 1080 है, तो x, a और n ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्रसार लिख लेते हैं। इसका प्रसार हमारे पास में हो गया x प्लस a की होल पावर n का nc0 x की घात n प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 इंटू a प्लस एंड सोन। इसी प्रकार से ये हमने इसका प्रसार लिखा। अभी प्रसार में क्या कहता है, दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्रमशः 240, 720 और 1080 है, यानी कि इस प्रसार का ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है और इसी के आगे हमारे पास में चौथा पद आएगा, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ हमने 240, 720 और 1080 लिखनी है। तो हमें दूसरा पद 240 दिया हुआ था, तो इसलिए NC1 ये जो दूसरा पद है हमने इसकी वैल्यू लिखी 240 के इक्वल, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी। और इसी प्रकार से ये हमारे पास में तीसरा पद है, उसकी वैल्यू हमने 720 दी। और इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा पद आएगा NC3 x की घात n-3 a क्यूब, और इसकी वैल्यू हमने 1080 दी, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 3 दिया। अब हम यहाँ इन तीनों समीकरण की हेल्प से x, a और n का मान ज्ञात करेंगे। उसे ज्ञात करने के लिए हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है, हमने भाग दिया। हमने देखा कि समीकरण 2 के अंदर ये NC2 x की घात n-2 और a का स्क्वायर, और समीकरण 1 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में NC1 x की घात n-1 इंटू a है, और राइट हैंड साइड के अंदर 720 बटा में 240। अब यहाँ देखिएगा, ऊपर a स्क्वायर आ रहा है, नीचे a आ रहा है, तो ऊपर एक a बच जाएगा, और x की घात ऊपर n-2 है और नीचे x की घात n-1 है, ठीक है। नीचे एक घात ज़्यादा है तो एक x अपॉन में बच जाएगा, ऊपर तो a बचेगा और नीचे x बचेगा, और इनको हम सरल कर लेते हैं। ये हमारे पास में आ गया NC2 अपॉन में NC1, ठीक है, और इंटू a बटा में x, और इसकी वैल्यू ये 720 और 240 कैंसिल किया 240 से हमने, तो ये 3 पर पूरा कट गया। अब हम NC2 की वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास में n इंटू n-1 अपन में 2 इंटू 1, और NC1 की वैल्यू हमारे पास में n आ गई है। अब हम इसे n से n कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और हमारे पास में यहाँ बनेगा ये 2, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये हमारे पास में a बटा x की वैल्यू आ गई है, और n-1 को पॉन में लेकर गए, तो a बटा x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6 बटा में n-1, ठीक है।
अब हम इसी प्रकार से ही समीकरण, इसे हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया और समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग करने पर हमारे पास में इसी प्रकार की एक टर्म और आ जाएगी। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 3 थी और समीकरण नंबर 2 है। हमने समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग दिया, तो और इस टर्म को जब मैं आगे सरल करता हूँ तो मेरे पास में a/x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 इंटू n-2। ठीक है, और इसको हमने सरल कैसे किया, जैसे इसे सरल किया था हमने। ठीक है, तो nc3 की वैल्यू लिख लेंगे और फिर nc2 की वैल्यू लिख लेंगे और फिर सरल करने पर हमारे पास में a/x की वैल्यू इतनी प्राप्त हो जाएगी। और इसे हमने समीकरण नंबर 5 दिया। अब समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 दोनों में a/x की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख लिया हमने। ठीक है, तो यानी कि समीकरण 4 और 5 से हमें 6/n-1 इज इक्वल टू 9/2 इंटू n-2 ये प्राप्त होगा। इस समीकरण को सरल कर हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और n की वैल्यू हमारे पास में 5 प्राप्त हो जाएगी। ये n की वैल्यू 5 हमने समीकरण नंबर 1 में रख दी। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमारे पास में n की वैल्यू 5 रखने पर ये टर्म प्राप्त हो जाएगी 5x⁴a इज इक्वल टू 240 और n की वैल्यू 5 हमने इस समीकरण नंबर 4 में भी रख दी। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्राप्त हो गया a/x इज इक्वल टू 3/2। अब ये दो इक्वेशंस है मेरे पास में, ये 5x⁴a इज इक्वल टू 240 और एक ही है a/x इज इक्वल टू 3/2। दोनों a और x के अंदर है, तो हम इन दोनों से या तो a का एलिमिनेशन करके x की वैल्यू निकाल लें या x का एलिमिनेशन करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास में प्राप्त हो जाएगी। इन समीकरणों को सरल करने पर हमें x का मान 2 प्राप्त होगा और a का मान 3 प्राप्त होगा। अतः हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ गई हैं। n की वैल्यू तो 5 आ गई है और x की वैल्यू 2 और a की वैल्यू है वो 3 हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन पूर्ण हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.2 और 8 में भी दिया हुआ है, आप उसे सरल करेंगे। ठीक है, चलिएगा अब हम नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है यदि 1 + a⁴n के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक 1:7:42 के अनुपात में हैं तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने 3 क्रमागत पद लेने, कोई भी लेने हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं वो 3 क्रमागत पद r-1वां, r वां और r+1वां पद है। ठीक है, अब हम इनके गुणांकों का अनुपात लिखना है। तो r-1वां जो पद है उसका वो मेरे पास में होगा nCr-2 a⁴r-2 और इसका गुणांक मेरे पास में हो गया nCr-2। इसी प्रकार r वें तथा r+1वें पदों के गुणांक क्रमशः nCr-1 और nCr है। क्योंकि गुणांकों का अनुपात 1:7:42 है, इसलिए हमें प्राप्त होता है, चूँकि अनुपात हमें 1:7:42 दे रखा था, तो हमने r-1वां और r वें पद का गुणांकों का अनुपात लिखा nCr-2 अपॉन में nCr-1 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, और इसको सरल कर लेते हैं हम। इसे सरल किया हमने तो ये आ गया फैक्टोरियल n और n-r+2 का फैक्टोरियल और r-2 का फैक्टोरियल इंटू के अंदर ये अपॉन में nCr-1 का फैक्टोरियल है। इसे सरल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, दी हो गया मेरे पास में फैक्टोरियल n-r+1 इंटू फैक्टोरियल r-1 अपन में फैक्टोरियल n। ठीक है, यहाँ देखिएगा इस टर्म्स और इन टर्म्स में कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ तो n-r+2 और यहाँ n-r+1 है। अगर मैं इस टर्म से n-r+2 अगर बाहर लेता हूँ तो फैक्टोरियल एक कम हो जाएगा, यानी कि n-r+1 का रह जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार r-1 और r-2 में से अगर मैं r-1 में से अगर r-1 बाहर लूँ तो ठीक है, तो मेरे पास में r-2 का फैक्टोरियल बचेगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म्स में मैंने ऐसा ही किया और वो कैंसिल होने के बाद में मेरे पास में यहाँ से फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, मेरे पास में ये टर्म आ जाएगी r-1 और n-r+2 इज इक्वल टू 1/7, जिसे सरल करके मैं एक इक्वेशन ज्ञात कर लेता हूँ n और r में। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में n-8r+9 इज इक्वल टू 0। इसे समीकरण नंबर 1 दिया और हम सेकंड जो अनुपात है r-वां पद और r+1वां पद उनके गुणांकों का अनुपात लिखा हमने 7/42। ठीक है, और इसे सरल करने पर भी मेरे पास में इसी प्रकार की एक इक्वेशन आ जाएगी n-7r+1 इज इक्वल टू 0। इसे समीकरण नंबर 2 दिया। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों से हम n और r की वैल्यू निकाल लेते हैं और समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, हल करने पर हमें r
माइनस 8 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। और सल करने पर r का मान 8 प्राप्त हो गया है। r का मान हमने समीकरण 1 में रखा तो हमें n का मान 55 प्राप्त होता है और हमने n की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी। ये हमारा अभीष्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं हम। उदाहरण संख्या 10 में कहता है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की होल पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए, यानी कि x की घात 0 वाला पद ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हम इसमें व्यापक पद लिख लेते हैं। व्यापक पद TR+1 इज इक्वल टू 6CR 3/2 एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर 6 माइनस आर और माइनस 1/3 एक्स की घात r। ठीक है, तो अब इस चीज़ को थोड़ा और सरल करते हैं हम पाते हैं ये 6CR तो एज इट इज़ और ये 3/2 की घात 6 माइनस आर और एक्स स्क्वायर की घात 6 माइनस आर और यहाँ -1 की घात r हो गई और 1/3 की घात r और 1/x की घात r। ठीक है, थोड़ा और सरल किया हमने तो हम ये -1 की पावर r है वो उसे हमने सबसे पहले लिख लिया और ये 6CR एज इट इज़। अब यहाँ देखिएगा ये 3 की घात 6 माइनस आर होगी यहाँ और यहाँ 3 की घात r अपॉन में है तो ऊपर जाकर ये 3 की घात 6 माइनस 2r हो जाएगी। ठीक है, 3 की घात r ये ऊपर जाएगी माइनस में होगी r तो एक r माइनस में था ये और एक r माइनस में और आगे पावर में तो ये 3 की घात 6 माइनस 2r और अपॉन में 2 की घात 6 माइनस आर और यहाँ x की पावर बनी 12 माइनस 2r और यहाँ x की पावर r और सॉल्व करने पर इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमारे पास में x की घात 12 माइनस 3r प्राप्त होगा। अभी चूंकि हमें x से स्वतंत्र पद चाहिए यानी कि यहाँ x वाली टर्म आनी नहीं चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब मैं 12 माइनस 3r को 0 के इक्वल रखूँ यानी कि r की वैल्यू मेरे पास में 4 प्राप्त होगी। ठीक है, x से स्वतंत्र पद के लिए पद में x का घातांक 0 होना चाहिए यानी कि 12 माइनस 3r को 0 के बराबर रखा या सरल करने पर r का मान कितना हो गया 4। ठीक है, तो r का मान 4 रखकर हम ये पद ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार r का मान 4 आया है तो वो पद की संख्या 5वां पद हो गया। x से स्वतंत्र पद है इसलिए अभीष्ट पद r का मान 4 रखकर हमने ज्ञात कर लिया। -1 की घात 4 6 से 4 3 की घात 6 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन में 2 की घात 6 माइनस 4। इसे सरल करने पर हमारे पास में पद आ गया है वो पद कितना होगा 5/12। ठीक है भाई, इस पूरी राशि को हमने सरल कर लिया। 6 से 4 की वैल्यू लिखी, यहाँ इसको सरल करके वैल्यू लिख ली, इसको सरल करके वैल्यू लिखकर सरल पूरे को सरल किया हमने तो मेरे पास में पद आ गया 5/12। ठीक है, तो यहाँ से x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक स्पेशल टर्म ज्ञात करनी थी हमने। ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में करनी थी। चलो अब हम नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण संख्या 11 जिसमें कहता है यदि 1 + a की घात n के प्रसार में a की पावर r-1 a की पावर r और a की पावर r+1 के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए n² - n ब्रैकेट में 4r+1 + 4r² - 2 = 0। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 + a की घात n के प्रसार में r+1वां पद n-r a की घात r है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हमें एक तो r-1 चाहिए तो इसका गुणांक मेरे पास में गुणांक लेने हमने। ठीक है, गुणांक समांतर श्रेणी में तो इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि a की पावर r+1वें पद में आता है अतः इसका गुणांक n-r है। a की घात r-1 a की घात r और a की घात r+1 के गुणांक क्रमशः n-r-1 n-r और n-r+1 है, परंतु इस समांतर श्रेणी में इसलिए हम लिखेंगे n-r-1 प्लस n-r+1 = n-r। ठीक है, ये समांतर श्रेणी के लिए है। अगर a, b और c तीन पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो हम लिखते हैं a + c = 2b। तो यहाँ भी ये तीन पद एक ये और एक ये तीन पद हमारे पास समांतर श्रेणी में है इसलिए हमने बाहर वाले दोनों पदों का योग है बीच वाले पद का दुगने के इक्वल रखना है। ठीक है, इसे सरल करने पर हम पाते हैं, इसको सरल किया n-r-1 की वैल्यू लिखी हमने फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r+1 और इस टर्म की वैल्यू भी लिख दी और इसी प्रकार n-r इस टर्म की वैल्यू लिखी हमने। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा हमने क्या किया कि ये r-1 का फैक्टोरियल तो एज इट इज़ और इस टर्म है, इस टर्म्स में से हमने n-r+1 को बाहर लिया। ठीक है, तो n-r का फैक्टोरियल रहा और n-r भी बाहर लिखा तो हमारे पास में n-r-1 का फैक्टोरियल रह गया। इसी प्रकार यहाँ मेरे पास में यहाँ r+1 है और यहाँ r-1 है तो मैंने क्या किया r+1 को पहले अलग कर लिया।
ठीक है। फिर r का फैक्टोरियल रह गया, r को अलग कर लिया हमने तो फिर r-1 का फैक्टोरियल रह गया, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई। और यहाँ हमने r का फैक्टोरियल है उसमें से r को अलग किया तो r-1 का फैक्टोरियल आ गया, और n-r के फैक्टोरियल में से n-r को अलग किया तो n-r-1 का फैक्टोरियल रह गया, ठीक है। तो r-1 का फैक्टोरियल और n-r-1 का फैक्टोरियल ये राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म्स तो यहाँ कैंसिल हो जाएगी इनसे, और जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो ये होगी, ये वाली टर्म, और इधर मेरे पास में 1/r इंटू n-r ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। इसे नेक्स्ट टर्म में ले जाते हैं हम, ये टर्म्स आ गई मेरे पास में, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हमने पहले तो इनकी वैल्यूज़ लिखी, इन तीनों की वैल्यूज़ लिख ली। फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ n-r-1 आ रहा था और यहाँ n-r+1 आ रहा था। तो हमने क्या किया कि ये दो पद कम आ रहा है इधर, ठीक है ना। तो इन दो, यहाँ से दो पद अलग कर दिए, एक तो n-r+1 को अलग किया और फिर उसके बाद में n-r को अलग किया, तो ये n-r-1 का फैक्टोरियल रह गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ r+1 आ रहा है और यहाँ r-1 आ रहा है, ठीक है। तो दो कम आ रहा है ना, तो हमने r+1 को और r को अलग करके r-1 का फैक्टोरियल बनाने, और इसी प्रकार से हमने राइट हैंड साइड में बना लिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन आ जाएगा, ये टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इधर भी दो टर्म्स हैं और जो बचेगा मेरे पास में ये टर्म आ जाएगी। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद में मेरे पास में ये टर्म बन गई, ठीक है। इन चारों का गुणन एलसीएम आ गया, ये टर्म्स इधर चली गई और ये टर्म्स इधर चली गई, और इनको आगे सॉल्व किया तो मेरे पास में किस तरह की इक्वेशन आ गई, जिसका आगे गुना करने पर मेरे पास में जो कि अभीष्ट हमारा आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। आप इससे मल्टीप्लाई करके, r का मल्टीप्लाई इनसे किया, इनका मल्टीप्लाई करके आगे सरल किया, तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमने सिद्ध करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अभीष्ट आंसर ये है, ये हमने सत्यापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, उदाहरण संख्या 12 में दिखाइए कि 1 + x की घात 2n के प्रसार में मध्य पद का गुणांक 1 + x की घात 2n - 1 के प्रसार में दोनों मध्य पदों के गुणकों के योग के बराबर है। तो यहाँ देखिएगा, हमने इसका प्रसार करना और उसमें मध्य पद का गुणांक लेना है, और फिर इसके प्रसार में दो मध्य पद आएंगे, उन दोनों मध्य पदों के गुणकों का योग लेना है और वो बराबर सिद्ध करने हैं दोनों, ठीक है। पहले हम इसका प्रसार का गुणांक लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 2n एक सम संख्या है, इसलिए 1 + x की घात 2n के प्रसार में केवल एक ही मध्य पद है, और वो पद होगा मेरे पास में 2n + 2/2, यानी कि n+1वां पद, अर्थात n+1वां पद मध्य पद है, ठीक है। अब हम n+1वें पद का गुणांक लिखते हैं, और वो गुणांक मेरे पास में आएगा 2ncn, ठीक है। क्योंकि n+1वां पद लिख रहे हैं हम, तो r+1वां पद होता है ncr, a की घात n-r और b की घात r। तो यहाँ a का मान 1 और b का मान x है, ठीक है। तो n+1वां पद हो जाएगा मेरे पास में 2ncn x की घात n, और जिसका गुणांक आएगा मेरे पास में 2ncn। इसी प्रकार से हम 1 + x की घात 2n - 1, ये यहाँ विषम राशि है 2n - 1, और इसमें दो मध्य पद होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से 2n - 1 एक विषम संख्या है, इसलिए इसके प्रसार के दो मध्य पद कौन कौन से होंगे, 2n - 1 + 1/2, जो कि सरल किया हमने, तो n आ गया हमारे पास में nवां, और 2n - 1 + 3/2, यानी कि n+1वां, अर्थात nवां और n+1वां पद है। और हमने इनके गुणांक भी लिख लिए, और गुणांक आ गए मेरे पास में 2n - 1 cn-1 और 2n - 1 cn, ठीक है। अब हम इन दोनों का जोड़ करते हैं। हमने सिद्ध क्या करना है, दोनों मध्य पदों के गुणकों का योग। तो हमने दोनों मध्य पदों के गुणकों का योग निकाला, क्योंकि यहाँ ये 2n - 1 और 2n - 1 यहाँ सेम और नीचे एक का अंतर है। ये फॉर्मूला है हमारे पास में ncr-1 और ncr, जब दोनों का जोड़ किया जाता है तो n+1 cr के बराबर होता है। तो हमने इसे लिखा, ये ऊपर तो हमारे पास में एक बढ़ जाएगा, यानी कि 2n cn बन जाएगा, जो कि हमारे पास में 1 + x की घात 2n के प्रसार के मध्य पद के गुणांक के बराबर है। यही हमने सिद्ध करना था, यही अभीष्ट है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल 1 + 2a की घात 4 और 2 - a की घात 5 में a की पावर 4 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम 1 + 2a की घात 4 और 2 - a की घात 5 इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकालने के लिए पहले हम इसका प्रसार कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 2a का प्रसार किया हमने और इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया, और इनटू के अंदर 2 - a की घात 5 का प्रसार लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस 2 - a की घात
5 का प्रसार यहाँ लिख लिया। ठीक है, इसको आगे सल किया तो मेरे पास में इस राशि को सल करने पर मेरे पास में ये टर्म आ जाएगी और ये बाद वाले ब्रैकेट्स को सल करने पर मेरे पास में ये टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिएगा हमने और इसको और सरल किया हमने आगे, तो ये ब्रैकेट्स बन गया, इनका मल्टीप्लाई आपस में करके ये रिजल्ट आ गया मेरे पास में। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट्स का मान ये आया और सेकंड ब्रैकेट का मान मेरे पास में इतना है, क्योंकि हमने 1 की घात 4 का मान निकालना है। 1 की घात 4 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये सारे गुना नहीं करेंगे हम केवल 1 की घात 4 जिन जिन से बन सकता है उनका गुना करेंगे। जैसे 1 का गुना इस 10 1 की घात 4 से करने पर 1 की घात 4 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार 8 का गुना इस टर्म से करें 40 ए क्यूब वाले से, तब 1 की घात 4 बनेगा। और इसी प्रकार 24 ए स्क्वायर है, इसका गुना 80 ए स्क्वायर वाले से करने पर 1 की घात 4 बनेगा। ठीक है, हमें संपूर्ण गुना करने तथा सभी पदों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल वही पद लिखते हैं जिसमें 1 की घात 4 आता है। जिन पदों में 1 की घात 4 आता है वे है 1 गुना 10 इंटू 1 की घात 4 प्लस 8a गुना -40 ए क्यूब प्लस 24 ए स्क्वायर इंटू 80 ए स्क्वायर प्लस 32 ए क्यूब। इस 32 ए क्यूब वाले का हम गुना करेंगे -80 ए से। ठीक है, तभी आएगा 1 की घात 4 प्लस 16 1 की घात 4 का गुना 32 से करने पर हमारे पास में 1 की घात 4 वाला पद बनेगा। और इन सभी टर्म्स को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास में आ गया -438 1 की घात 4। तो हमने 1 की पावर 4 का गुणांक ज्ञात करना था और वो कितना आया हमारे पास में -438। ठीक है, अतः गुणनफल में 1 की घात 4 का गुणांक -438 है। नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण संख्या 14 हमें कहा गया है x प्लस a की घात n के प्रसार में अंत से rवां पद ज्ञात कीजिए। तो चूँकि प्रसार मेरे पास में x प्लस a की होल पावर n का प्रसार होता है, n सी 0 x की घात n प्लस n सी 1 x की घात n माइनस 1 इंटू ए प्लस n सी 2 x की घात n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और सेकेंड लास्ट टर्म हमारे पास में n सी n माइनस 1 x इंटू ए की घात n माइनस 1 प्लस n सी n ए की घात n। ठीक है, हमने स्टार्टिंग के अंदर लिखा था अगर अंत से r प्लस 1वां पद लिखना है तो हम लिखेंगे n प्लस 1 माइनस r वां पद। ठीक है, तो हमें r वां पद ज्ञात करना है, तो r की जगह r माइनस 1 लिखेंगे तभी हमारे पास r वां पद आएगा। तो r की जगह r माइनस 1 लिखा मैंने, तो मेरे पास में अंत से r वां पद आ गया n प्लस 1 माइनस r माइनस 1 और इसे सरल कर लिया तो ये पद हो गया मेरे पास में प्रारंभ से हो गया ये। ठीक है, n माइनस आर प्लस 2वां पद होगा, ये प्रारंभ का होगा, प्रारंभ से हम ज्ञात करेंगे। तो अंत से rवां पद प्रसार का n माइनस आर प्लस 2वां पद ये होगा। और ये सरल किया हमने, ये ज्ञात करने के लिए हमने r की जगह n माइनस आर प्लस 1 रखना होगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा हमने n सी n माइनस आर प्लस 1 x की घात r माइनस 1 और a की घात n माइनस आर प्लस 1 है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट उदाहरण संख्या 15 पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है ये x की घात 1/3 है। ओके, ये अंडूड के अंदर 3 लगा हुआ है, दैट्स मीन x की घात 1/3 है। और इसी प्रकार यहाँ भी x की घात 1/3 है और इस होल पावर 18 दी गई है कि प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। स्वतंत्र पद ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले तो इसका व्यापक पद लिखा। व्यापक पद आ गया हमारे पास में 18cr और x की पावर 1/3 की होल पावर 18 माइनस आर और 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/3 की होल पावर आ। ठीक है, जिसे आगे सरल करने पर मेरे पास में x की पावर 18 माइनस r/3 और यहाँ भी x की पावर r/3 और यहाँ x की 2 की पावर r प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसे आगे सरल करते हैं हम तो x की पावर हो जाएगी मेरे पास में x की पावर 18 माइनस 2r/3। ठीक है, यहाँ x की पावर r/3 है और यहाँ x की पावर 18 माइनस r/3 है। ठीक है, ये ऊपर जाएगी तो x की पावर r/3 कम करेंगे और लघुत्तम लेकर मेरे पास में x की पावर इतनी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है तो इस राशि को हम 0 के इक्वल रखेंगे और 0 के इक्वल रखने के लिए हमारे पास में r का मान ज्ञात हो जाएगा कितना 9। ठीक है, तो r का मान 9 रखकर हम x से स्वतंत्र पद ज्ञात कर लेंगे और वो आ जाएगा मेरे पास में 18c9 1/2 की पावर 9। यही हमारा अभीष्ट पद है जो कि x से स्वतंत्र है। एग्जाम्पल नंबर 16 में दिया गया है x माइनस 3/x² की होल पावर m, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है कि प्रसार में पहले 3 पदों के गुणकों का योग
559 है। प्रसार में एक्स क्यूब वाला पद ज्ञात कीजिए। तो हम प्रथम तीन पदों के गुणकों का योग लिखेंगे, क्योंकि प्रसार लिखा सबसे पहले। तो यहाँ हमारे पास में एक्स माइनस 3/x की होल पावर m का प्रसार MC0 x की घात m माइनस MC1 x की घात m-1 3/x स्क्वायर की घात 1, ठीक है। और इसी प्रकार से प्लस MC2 x की घात m-2 और 3/x स्क्वायर की पावर 2, ये चलता रहेगा इसी प्रकार से। तो हमने पहले तीन पदों के गुणकों का योग लेना है। तो इस प्रसार में हमारे पास में पहले तीन पदों के गुणक, यहाँ x की पावर m का गुणक आ गया, यानी कि प्रथम पद में जो गुणक आया वो MC0 है। द्वितीय पद में x को छोड़कर जो बाकी बचा वो गुणक है, ठीक है। x वाली टर्म्स को छोड़ दिया हमने, तो यहाँ 3 की पावर 1 और MC1 है, तो ये मेरे पास में -3 × MC1 ये द्वितीय पद का गुणक आ गया। और तृतीय पद में भी x वाली टर्म्स को छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा वो x का गुणक आ जाएगा मेरे पास में। और गुणक आ गया 3 का स्क्वायर × MC2, तो जो कि हो गया 9 MC2। अभी हमें कहता है प्रसार में तीन पदों के गुणकों का योग 559 है। तो हमने प्रथम तीनों पदों के गुणकों का योग लिखना है। ये हमने MC0 -3 × MC1 प्लस 9 × MC2 इज इक्वल टू 559। जिसे आगे सरल किया हमने, तो MC0 की वैल्यू 1 होगी, MC1 की वैल्यू m हो गई, MC2 की वैल्यू m × m-1 बटा में 2 इज इक्वल टू 559। यहाँ हमने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लिया 2, तो ये आ गया 2 - 6m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 9m इज इक्वल टू 559। जिसे आगे सरल किया हमने, तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास में द्विघात 9m स्क्वायर माइनस 15m माइनस 1116 इज इक्वल टू 0। जिसे सरल, जिसमें 3 का भाग जा रहा है और सरल कर लिया हमने इसे, तो 3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 372 इज इक्वल टू 0। द्विघाती फार्मूला लगाया हमने, m इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमारे पास में होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ हमने ABC की वैल्यूज़ रखकर m की वैल्यू ज्ञात की, जो कि आ गई 5 प्लस 4489, ठीक है, अपॉन में 6। जिसे आगे सरल किया तो मेरे पास में m का मान आ गया, m इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 67 अपॉन में 6, और प्लस और माइनस दोनों टर्म्स लेकर m की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, एक तो 12 और एक माइनस का 62 बटा में 6। क्योंकि m एक प्राकृत संख्या है, इसलिए हम m का मान केवल 12 लेंगे। इससे हमें m का मान 12 जो कि एक प्राकृत संख्या है वो प्राप्त होता है, ठीक है। अब चूंकि हमें ज्ञात क्या करना था, प्रश्न में एक्स क्यूब वाला पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम व्यापक पद लिखते हैं। व्यापक पद लिखा TR+1 इज इक्वल टू 12CR एक्स की घात 12 - r और माइनस 3/x स्क्वायर की घात r। यहाँ a ये है और b ये, ठीक है ना। तो हमने इसे आगे सरल कर लिया, तो मेरे पास में 12CR माइनस 3 की घात r और x की घात 12 - r बना, ठीक है। जिसमें हमने एक्स क्यूब वाला पद ज्ञात करने के लिए यहाँ r का मान कितना रखेंगे, ये 3 बन जाए, तो 12 - 3r को हमने 3 के इक्वल रख लिया, क्योंकि एक्स क्यूब वाला पद निकालना हमने। तो हमें एक्स क्यूब वाला पद निकालने के लिए 12 - 3r को 3 के इक्वल रखा, r का मान 3 प्राप्त हो गया। r का मान 3 रखकर हम एक्स क्यूब वाला पद ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास में आ जाएगा 12C3 माइनस 3 की घात एक्स क्यूब, जिसे सरल करने पर यह आ जाएगा माइनस 5940 एक्स क्यूब, जो कि हमारा अभीष्ट पद है, ठीक है। नेक्स्ट 17वां उदाहरण दिया गया, यदि 1 + x की घात 34 के प्रसार में r - 5वें और 2r - 1वें पदों के गुणक समान हो तो r ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ में r - 5वें और 2r - 1वें पदों के गुणक लेने हैं, तो r - 5वें पद का गुणक तो हो गया 34C r - 6 और 2r - 1वें पद का गुणक हो गया 34C 2r - 2, ठीक है। वे समान है, इसलिए हमने दोनों को समान रख लिया। यह तभी संभव है, ठीक है, जब r - 6 और 2r - 2 या तो ये बराबर हो या इन दोनों का योग 34 के इक्वल हो, ठीक है। क्योंकि हमने NCR और NCP, या अगर ये दो टर्म्स बराबर होती है तो या तो r का मान p के बराबर होता है या r का मान n - p के बराबर होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं n और p का योग है n के, r और p का योग है वो n के इक्वल होगा, यानी कि r की वैल्यू n - p के इक्वल, ठीक है। इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने पर हमें इस टर्म से तो r का मान -4 प्राप्त हो जाएगा और इस टर्म से r का मान हमें 14 प्राप्त हुआ, परंतु r एक प्राकृत संख्या है, इसलिए r का मान -4 संभव नहीं है। अतः r का मान कितना हो गया, 14, ठीक है। अतः अब हम अभ्यास हेतु प्रश्न करेंगे।
और 8.2 के समस्त प्रश्न इसी प्रकार के हैं। इन सभी प्रश्नों के अंदर आप जैसे पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ये व्यापक पद लिखकर x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है। इसमें a की घात 5 b की घात 7 का गुणांक ज्ञात करना है। तो व्यापक पद लिखकर आप उसमें तुलना करके ये गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये सारे प्रश्न बहुत ही सरल सरल से हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी सरल सा है, 10th क्वेश्चन भी ये इसी प्रकार का हमने एक प्रश्न किया भी था, ठीक है, जिसमें अनुपात हमें दे रखा था 1:7 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये 11th क्वेश्चन भी सरलता ही है, आप करने का प्रयास कीजिएगा। और विविध का ये प्रश्न जैसे ये दे रखा है, ऐसा प्रश्न हमने एक किया था, प्रथम 3 पद जिसके इतने इतने दे रखे थे, ये प्रश्न भी किया था। और ऐसा ही हमने एक प्रश्न और भी किया था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न अभ्यास हेतु ही आपने इनको सरल करना है, ठीक है। इसमें प्रसार करके कुछ इसका प्रसार करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में। हाँ, ये 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन थोड़े से अलग से हैं। इसका प्रसार करने के लिए आप ये तो ए टर्म होगी, इस पूरी टर्म को बी मान लीजिएगा। तो a + b की होल पावर 4 का प्रसार कर दीजिएगा। फिर जब x/2 - 2/x है उसमें आएंगी, ठीक है, उसकी पावर 1 भी आएगी, 2 पावर भी, 3 पावर भी, 4 पावर, तो उनका प्रसार भी कर दीजिएगा। तो आपके पास में पूरा प्रसार ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो टर्म है, या तो इसकी गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। गुणनखंड करके भी कर सकते हैं आप, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें a की घात 4 का गुणांक ज्ञात करना था, तो वैसे ही प्रश्न ये है। आप या तो इसमें 2 टर्म्स मान लीजिएगा, इसको a टर्म मानकर इसको b टर्म मानकर सरल कर लीजिएगा, और या फिर इसके गुणनखंड करके दोनों टर्म्स अलग अलग करके दोनों के प्रसार करके फिर उनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास पूरा प्रसार ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। समाप्त।